26 भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। उत्तर चाय, गन्ना, तंबाकू। 27 हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? उत्तर आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा कृषि की उपज में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। भारतीय हरित क्रांति का जनक डॉ.0M0S0 स्वामीनाथन को कहा जाता है। 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति हुई, जिसमें गेहूं के पैदावार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इस क्रांति के अंतर्गत संकर किस्म का उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का प्रयोग कर खाद्य उत्पादन में वृद्धि की गई है तथा खाद्य सुरक्षा में यह मील का पत्थर साबित हुई है। 28 भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उत्तर भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। आय, यह देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। 2. यहाँ की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। 3. कई फसलों में भारत को विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 4. चाय, गन्ना, मोटे अनाज एवं कुछ तिलहनों के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। वे राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का मुख्य योगदान है। देश की 24% आय कृषि से प्राप्त होती है। 29 विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? उत्तर कच्चे माल द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे गन्ने से चीनी, कपास से कपड़ा आदि का निर्माण। 30 उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, इसमें उद्योग तथा व्यापार पर लगे अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतियोगी बनाना है। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, या प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी एवं व्यापारिक आदान प्रदान वैश्वीकरण है। 31 भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण का वर्णन करें। उत्तर सूती वस्त्र बनाने में भारत का एकाधिकार बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। सूती वस्त्र उद्योग आज भारत का सबसे विशाल उद्योग है। यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। प्रारंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग की ज्यादातर मिलें महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित थी। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, वर्धा, नागपुर आदि तथा गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, राजकोट आदि प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई। पहली सफल मिल 1854 ईस्वी मुंबई में काबस जी नानाभाई डाबर ने लगाई। मुंबई कपड़ों की महानगरी, कॉटन पोलिस कहा जाता है। भारत में सूती कपड़ों का निर्यात मुख्यतः सिले सिलाए कपड़ों के रूप में होता है। भारतीय वस्त्र में मुख्य आयातक देश रूस, फ्रांस, नेपाल, अमेरिका, अफ्रीकी देश आदि है। 32 भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही रेल परिवहन पर जोर दिया गया है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान रेल मार्गों के विस्तार किया गया। भारतीय रेल परिवहन कई विशेषताओं से युक्त है। आय, छोटे शहरों को महानगरों एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई जा रही है। 2 माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन मालगाड़ियों में लगाई जा रही है। 3 31 मार्च 2006 तक भारतीय रेलवे में 44 भाप इंजन, 4793 डीजल इंजन और 3188 विद्युत इंजन काम कर रहे थे। 4
1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की है। V. कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। 6. राजस्थान में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन हिल्स तथा महाराष्ट्र में डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। 7. रेल समपत्तियों एवं रेल यात्रियों के सुरक्षा के लिए जीआरपी एवं आरपीएफ की व्यवस्थित है। 8. जीवन रेखा 16 जुलाई 1991 से चलने वाली यह रेलगाड़ी विश्व का पहला चलंत अस्पताल है। बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों के आवागम के लिए डीएमयू, ईएमयू एवं एमईएमयू रेल सेवाएं उपलब्ध है। 33 भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखिए। उत्तर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है। यह जलमार्ग भारत का पहला और सबसे लंबा जलमार्ग है। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह जलमार्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी में घुबरी से सदिया तक मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा गया है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 पश्चिमी भारत में स्थित तटीय नहरों की श्रृंखला को कोट्टापुरम से कोल्लम तक राष्ट्रीय जलमार्ग 3 घोषित किया गया है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकीनाडा पुदुचेरी नहर विस्तार के साथ गोदावरी नदी विस्तार तथा कृष्णा नदी विस्तार को सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कहा गया है। इस जलमार्ग की लंबाई 1095 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 पूर्वी तटीय नहर प्रणाली में ब्राह्मणी तथा महानदी डेल्टा क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कहा गया है। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 623 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 भंगा से लखीपुर जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 कहा गया है। अभी यह जलमार्ग प्रस्तावित है, इसकी शुरुआत अभी नहीं हुई है। इस राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई 121 किलोमीटर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्ता को स्पष्ट। उत्तर परिवहन एवं संचार के साधन भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को प्रगति की दिशा मिली है। परिवहन के साधन उपलब्ध रहने से कच्चे माल कारखाने तक एवं तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में आसानी होती है। सामाजिक स्तर तक शांतिपूर्ण माहौल बनाने में सहायक होते हैं। संचार के माध्यम राष्ट्रीय स्तर से लेकर भारत एक विशाल भौगोलिक आकार एवं विविध संस्कृतियों वाला देश है, जिसे परिवहन एवं संचार के साधन एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। यही नहीं, संचार के साधन सामाजिक सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने में भी योगदान करते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल एवं बांग्लादेश के साथ परिवहन संपर्क 2 देशों के बीच की सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सूचक है। परिवहन एवं संचार के बिना किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया लगभग असंभव है। ये साधन हमारे जैविक पक्ष को प्रभावित करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन इन्हीं साधनों पर आश्रित है। जीवन जीने के लिए अनाज, शाक सब्जियों तथा फलों की आपूर्ति में इन्हीं साधनों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार के साधन का महत्व अत्यधिक है। 35 भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन करें। उत्तर भारत में पाइपलाइन का भविष्य मुख्यतः तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग पर निर्भर है। देश में कच्चे तेलों को उत्पादन क्षेत्रों से शोधनशालाओं तक, शोधनशालाओं से तेल उत्पादों को बाजार तक पाइपलाइनों के जरिए भेजा जाता है। शोधनशालाओं में कच्चे तेल से प्राप्त विभिन्न उत्पादों केरोसिन, हाई स्पीड डीजल, फर्नेस तेल, वायुयान तेल, एलपीजी इत्यादि को पाइपलाइनों की सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थानों तक भेजा जाता है।
1985 तक देश में पाइपलाइनों का कुल विस्तार 6,535 किलोमीटर तथा 2004 में 18,546 किलोमीटर हो गया है। भारत में पाइपलाइन को मुख्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक, तेल पाइपलाइन, कच्चा तेल पाइपलाइन, तेल उत्पाद पाइपलाइन। दो, गैस पाइपलाइन, एलपीजी पाइपलाइन, एचबीजे पाइपलाइन। 36 बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। उत्तर, चावल भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। भारत विश्व का लगभग 22% चावल उत्पादन करता है। चावल के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं। I, इसकी खेती के लिए 240 सी से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 3, दोमट मिट्टी तथा अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ सस्ते पर्याप्त कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। 4, भूमि समतल होना आवश्यक है। 37 बिहार के किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता है और क्यों? उत्तर, बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां सिंचाई के साधनों के विकास की आवश्यकता है, क्योंकि बिना सिंचाई के अच्छी उपज संभव नहीं है। ऐसे जिलों में रोहतास, गया, जहानाबाद, नालंदा एवं पटना आते हैं, जहां सिंचाई के साधनों का विकास नहीं हुआ है। 38 बिहार की कृषि की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर, बिहार की कृषि समस्याएं निम्न है। I, सिंचाई की समस्या, यहाँ के अधिकांश किसान मानसून पर निर्भर है। सिंचाई के उन्नत साधन के अभाव कृषिगत भूमि का 46% भूमि का ही सिंचाई हो पाता है। शेष भूमि सिंचाई से वंचित रह जाता है। 2, मिट्टी की गुणवत्ता में हास्य, वर्षा के नहीं होने पर आर्द्रता के अभाव में उसकी उर्वरता नष्ट हो जाती है। रासायनिक उर्वरकों के अनुप्रयोग ने भी मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। 3, घटिया बीजों का अनुप्रयोग, बिहार के कृषक गरीबी के कारण उच्च कोटि के बीज नहीं उपयोग करते हैं, जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं हो पाती है। 4, किसानों की रूढ़िवादिता की भावना, यहाँ के किसान परिश्रम से ज्यादा भाग्य एवं अन्य परंपरा में विश्वास करते हैं। V, पूंजी का अभाव। 6, जनसंख्या का बोझ। 39 कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस करने की व्याख्या कीजिए। उत्तर, संयुक्त बिहार, झारखंड के अलग होने से पूर्व खनिज की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्यों में से एक था, लेकिन विभाजन के सभी खनन क्षेत्र झारखंड में चले गए। इसके बाद बिहार की सीमा में केवल कृषि कार्य के लिए ही भूमि उपलब्ध है। यहाँ की 90% आबादी गांवों में निवास करती है, जिनका मुख्य पेशा कृषि है। बिहार के 80% लोग कृषि पर ही आधारित है। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 40 बिहार में जल विद्युत विकास पर प्रकाश डालिए। उत्तर, बिहार में जल विद्युत का विकास किया जा रहा है। यहाँ लगभग 44.10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन डेहरी, बारुण, पशून्य चंपारण आदि विद्युत केंद्रों से हो रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार की अन्य नदियां गंडक, बागमती पर जल विद्युत केंद्र निर्माणाधीन है। 41 बिहार में जूट उद्योग टिप्पणी लिखिए। उत्तर, जूट उद्योग बिहार राज्य का प्रमुख उद्योग है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में कुल 110 जूट कारखाने थे, जिसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल एवं बिहार में था। बिहार राज्य में 3 बड़े जूट कारखाने कटिहार, पूर्णिया एवं दरभंगा में है, जिसमें कटिहार का जूट कारखाना ही सिर्फ कार्यरत है। 42 मुंगेर में कौन कौन से उद्योग विकसित है, वर्णन कीजिए। उत्तर, मुंगेर में मुख्यतः बंदूक उद्योग, तंबाकू उद्योग, तेल उद्योग,
डीजल इंजन वर्कशॉप एवं पर्यटन उद्योग का विकास हुआ। मुंगेर के दिलावरपुर में इंपेरियल टोबैको बीड़ी एवं सिगरेट का कारखाना, सरसों एवं राई के उत्पादन से तेल उद्योग आदि का विकास प्रमुख रूप से हुआ है। 43 बिहार में वस्त्र उद्योग पर विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर, वस्त्र उद्योग बिहार का एक प्राचीन उद्योग है। इस उद्योग में एक विशेष समुदाय की भागीदारी रही है। भागलपुर के तसर के कपड़े, लुंगी एवं चादर देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। औरंगाबाद जिला के ओबरा तथा दाऊदनगर के बने कालीन की मांग सारे भारत में है। यहाँ सूती, रेशमी और ऊन वस्त्र तैयार किया जाता है। कच्चे माल के अभाव के कारण बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का विकास अधिक नहीं हुआ है, लेकिन सस्ते मजदूर एवं विस्तृत बाजार के कारण डुमराव, गया, मोकामा, मुंगेर, फुलवारीशरीफ एवं भागलपुर में सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। यहाँ छोटी छोटी मिलें स्थापित है, जो सूत कानपुर और अहमदाबाद से मंग है। भागलपुर रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में एक हस्तकरघा एवं रेशमी वस्त्र निदेशालय की स्थापना हुई है। इसके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया तथा दरभंगा में रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। इस निदेशालय के अधीन भभुआ में बनारसी साड़ी, नालंदा तथा नवादा में रेशमी वस्त्र उत्पादन को विकसित किया गया है। 44 बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं होने का मुख्य कारण आर्थिक सामाजिक परिवेश और भौतिक विविधता है। जहां भी कृषि, सिंचाई, उपजाऊ मृदा एवं नागरिक रंग का प्रभाव है, वहां जनसंख्या अधिक है, और इसके विपरीत जहां उर्वरक मृदा का अभाव, सिंचाई में कमी इत्यादि के कारण कम पाई जाती है। 45 मध्ययुग में बिहार में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ? उत्तर, बिहार में मध्ययुग में नगरों के विकास का प्रमुख कारण सड़कों का निर्माण एवं प्रशासनिक विकास है, जिसमें विकसित होने वाले जिले सासाराम, दरभंगा, छपरा, सिवान आदि है। 46 हैश्यूर विधि तथा पर्वतीय छायाकरण विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हैश्यूर विधि उच्चावच निरूपण के लिए इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी, महीन एवं खंडित रेखाएं खींची जाती है। ये रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा में खींची जाती है। अधिक या तीव्र ढाल वाले भागों के पास इन रेखाओं को मोटी एवं गहरी कर दिया जाता है। मंद ढालों के लिए ये रेखाएं पतली एवं दूर दूर बनाई जाती है। धरातल का जो भाग जितना अधिक ढलुआ होता है, हैश्यूर विधि के मानचित्र पर वह भाग उतना ही अधिक काला दिखाई देता है। हैश्यूर विधि का विकास ऑस्ट्रिया के एक सैन्य अधिकारी लहमान ने किया था। पर्वतीय छायाकरण इस विधि के अंतर्गत उच्चावच प्रदर्शन के लिए भूआकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या ढाल को गहरी आभा से भर देते हैं, जबकि प्रकाश वाले हिस्से या कम ढाल को हल्की आभा से भर देते हैं। 47 तल चिन्ह और स्थानिक ऊंचाई क्या है? उत्तर, तल चिन्ह समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को तल चिन्ह का है। इसके द्वारा भवनों, पुलों, पत्थरों जैसे स्थायी वस्तुओं को मापी की जाती है। ऐसे ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए ऊंचाई फीट अथवा मीटर किसी एक इकाई में लिखा जाता है। स्थानिक ऊंचाई तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। इस विधि में मानचित्र में बिंदुओं के द्वारा विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या में लिख दिया जाता है। 48 स्तर रंजन क्या है? उत्तर, रंगीन मानचित्र में रंगों की विभिन्न आभाओं के द्वारा उच्चावच प्रदर्शन ही स्तर रंजन विधि है। इस विधि के अनुसार समुद्र या जलीय भाग को नीले रंग से दिखाया जाता है, मैदान को हरा रंग से, पर्वतों को बादामी हल्का कत्थई रंग से तथा बर्फीले क्षेत्र को सफेद रंग से दिखाया जाता है। ऊंचाई में वृद्धि के अनुसार रंगों की आभाएं हल्की होती जाती है।
49 समोच्च रेखा क्या है? इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों का प्रदर्शन किस प्रकार किया जा रहा है? उत्तर, समोच्च रेखाएं भूतल पर समुद्र जल तल से एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं बटा स्थानों को मिलाकर मानचित्र पर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। समोच्च रेखाओं की सहायता से उच्चावच प्रदर्शन की विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को बादामी रंग से दिखाया जाता है। विभिन्न प्रकार के उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं के खींचने या बनाने का प्रारूप अलग अलग होता है। I, एक समान ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं को समान दूरी पर खींचा जाता है। 2, खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती है। 3, मंद ढाल के लिए इन रेखाओं को दूर दूर बनाया जाता है। 50 आपदा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रकृति में घटित होने वाली वैसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो, आपदा कहलाता है। जैसे बाढ़, सुखाड़, आतंकवाद। 51 प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, प्राकृतिक आपदा एवं मानव निर्मित आपदा में निम्न अंतर है। प्राकृतिक आपदा हमारे वातावरण में होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों के द्वारा होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, सुनामी। मानव निर्मित आपदा वैसी घटनाएं जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों का हाथ हो तथा घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों की मृत्यु एवं संसाधनों की हानि पहुंचती हो, मानव निर्मित आपदा कहलाता है। जैसे आतंकवाद, महामारी, युद्ध। 52 बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। उत्तर, बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। I, बाढ़ के कारण महामारी जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक आदि रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। 2, मकान और ढांचे के गिरने या क्षतिग्रस्त होने से आर्थिक हानि के साथ आवास की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। 2, परिवहन के साधन जैसे सड़कें, रेल मार्ग, पुल आदि टूट जाते हैं। 4, जनधन की हानि है।